हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे परंपरा के मूल्यांकन निबंध, जो क्या है एक निबंध है और इसके लेखक कौन थे? रामविलास शर्मा। उनके जीवन के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर को क्या कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पहले उसका लेखक परिचय दिखा रहा है, उसके बाद उससे जो निबंध है या फिर कहानी है या फिर ललित निबंध है, जो भी है उसका एक संक्षिप्त वीडियो फिर बना रहा है। और उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यानी एक क्या करें, मतलब कि एक जो चैप्टर है उसको 3 वीडियो में क्लिप में हम डाल रहे हैं, ताकि मतलब क्या है, हर एक अगर एक वीडियो डालेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर आपको देखने का मन नहीं करेगा। इसलिए क्या किए हैं, छोटा छोटा हर एक कंटेंट का एक एक वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध संक्षिप्त देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट इनका है, कह रहा है कि कई सदी से चले आ रहे परंपरा का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। सही बात है। अगर जैसे इसमें बताया गया है कि कई सदी, जो मतलब कि कोई भी चीज क्या होता है परंपरा से चलती है, जो पुराने लोग जो अपनाते हैं उसी उसी चीज को क्या करते हैं हम लोग अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया नियम हम लोग लगाते हैं। जैसे कोई भी रस्म हो वो क्या कि कई सदियों से चली आती रहती है, उसी रस्म को क्या करते हैं हम लोग, मतलब क्या करते हैं, अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई अपना नया रस्म अपना लेते हैं। यानी कई सदियों से जो चलती आ रही रस्म को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, परंपरा कहते हैं। यानी परंपरा पीढ़ी गत पीढ़ी जो चली आ रही है, ठीक है। तो वही कह रहे कई सदी से चली आ रही परंपरा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। अगर अपन कह रहे साहित्य का संबंध मनुष्य के जीवन से जुड़ा रहता है, इसके प्रयोग से युग परिवर्तन कर सकते हैं। साहित्य का जो साहित्य जो भी साहित्य लिखते हैं लेखक लोग, उसका संबंध किससे होता है, मनुष्य के जीवन से जुड़ा रहता है। और इसके प्रयोग से क्या युग परिवर्तन कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो कोई साहित्य हम पढ़ रहे हैं, अगर उसमें जो भी हम विचारधाराएं हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, तो चाहेंगे उसके उसके सहयोग से क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन के युग को क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखता है तो उसके देख कर क्या करता है, उसके प्रति क्या करना, अगर उसका अच्छा व्यवहार रहता है तो उसके प्रति अपने व्यवहार को क्या करता है, ढालना सीखता है। तो उसी तरह साहित्य भी क्या करता है, उसके जीवन को बदलने में क्या करता है, मदद करता है। अगला प्रश्न करें, जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए वह क्या कहलाता है, अधम कोटि कहलाता है। जो साहित्य क्या कर जो जो साहित्य साहित्य लिखा जाता है दूसरे की नकल करके, उसको क्या कहा जाता है, अधम कोटि कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसको अधम कोटि कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, अधम कोटि। अगला पढ़ने का इसमें कर, अगर संस्कृत असमर्था का सूचक होता है, संस्कृत किसका सूचक होता है, तो असमर्थता का। सर कहेगा संस्कृत किसका सूचक होता है, तो असमर्थता का सूचक होता है। अगला पढ़ने का, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। अगर साहित्य का ज्ञान अगर आपको अच्छे से हो जाएगा तो आप प्रगतिशील आलोचना का विकास कर सकते हैं। अगर किसी चीज की जानकारी अगर आपको अच्छे से हो जाता है तो आप उसमें क्या करते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं। आप उस काम को अच्छे से कर लेते हैं। जैसे अगर कोई काम की शुरुआत करे तो आपको वो काम शुरू में नहीं आता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रैक्टिस अच्छा से होते जाता है तो उस काम में क्या हो जाता है, आप मास्टर हो जाते हैं, यानी महारत हासिल कर लेते हैं। आप उस काम को आंख बंद कर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरह क्या कर रहा है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। अगला प्रश्न करें, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। किसी भी चीज को अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या एक रूटीन बनाइएगा, उसके हिसाब से चलिएगा। तो उसी तरह का साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं कि हम कौन सा साहित्य अपनाएं, मतलब कौन सा साहित्य मेरे लिए अच्छा होगा। बहुत सारे साहित्य लिखे, ऐसा नहीं है कि एक ही साहित्य लिखे हुए, ठीक है। अगला पॉइंट एंकर है कि जो शोषक वर्ग के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंब करता है। जो क्या है, जैसे कोई साहित्य अगर उठा लिए जिसका संबंध किसी और शोषक वर्ग के विरुद्ध श्रमिक के हितों को प्रतिबिंब करता है। अगर कोई साहित्य उठा ले उसमें क्या कर, उसमें ये बताया कि किसी के साथ शोषण नहीं करना चाहिए, किसी श्रमिक के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये सभी अगर उस साहित्य में दर्शाया रहेगा तो क्या उससे हमें सीख मिलती है। और क्या करते हैं, हम समाज में उन सभी को क्या करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि मतलब किसी प्रकार के किसी भी जातीय धर्म से भेदभाव आपस में नहीं हो। तो वही कह रहा है, जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो वैसा साहित्य को उठाएंगे, या फिर अन्य मतलब जो भी साहित्य को लेना हो आप उसको ले सकते हैं। अगला पॉइंट है, संपत्तिशील और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने विरोधी बनकर खड़े थे। संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने विरोधी थे। आप लोग को समाज में अक्सर देखे होंगे,
जो पैसे वाले रहते हैं और जिसके पास पैसे नहीं रहते, उन दोनों में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मतभेद रहता है। मतलब वो जिनके पास पैसे रहते हैं वो रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अकड़ कर चलते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं रहते वो थोड़ा मतलब थोड़ा अपने क्या एक मर्यादा में रहते हैं। तो पैसे वाले ऐसे समझते हैं कि हम क्या करें, सबको दबा कर रख दें। तो ऐसा नहीं है कि आज का ये मतलब पहले ऐसा हो चलता था, लेकिन अब ये ऐसा कुछ नहीं चलता है। अब पैसा रहे या न रहे, लोग अपनी इज्जत देखते हैं, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, या गरीब हो या फिर अमीर हो, सब अपने अपनी इज्जत के क्या बहुत प्यारे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा हो गया तो आप किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले ये ऐसा होता था शोषण। अगला पॉइंट कह रहा है, पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ 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 टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। कर पुराने साहित्य में वर्ग ही साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। जो पुराने जितने भी साहित्य क्या करें, उसमें मतलब आपस में जो लोग टकराते थे, उसकी संभावना क्या होती, कम होती है। मतलब बहुत पहले जो साहित्य होता था उसमें जिक्र किया गया था कि मतलब क्या जाति को लेकर काफी ज्यादा भेदभाव होता है। धीरे धीरे इसमें क्या हो गया, बदलाव आते गया। और क्यों नहीं बदलेगा, समय के साथ हर चीज क्या होता है, बदलते रहता है। समय किसी के साथ हमेशा नहीं रहता है, कभी आज इसके साथ रहेगा अच्छा समय, तो कल उसके साथ रहेगा। ऐसा कभी भी अकड़ नहीं रखना चाहिए कि समय सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा। अगला पॉइंट देखेंगे, कर कि आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। आग जलाकर क्या है, खाना बनाने का मानव सभ्यता का क्या है, एक तत्व बन गया है। बिना आग लगाए आप खाना बना ही नहीं सकते हैं। यानी आग जो है, ये मनुष्य के साथ क्या एक अच्छा लगा हो गया। बिना आग का कोई भी चीज को आप बना ही नहीं सकते। इसलिए किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या आग का आवश्यकता है। भले ही क्या आजकल लोग गैस का प्रयोग करें वो अलग बात है, लेकिन वो भी तो क्या एक मतलब जब तक उसको जलाएंगे नहीं तब तक तो खाना पकेगा नहीं। तो वही कर आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। इसको क्या कहता है, मतलब लोग अपने अपने जीवन का एक क्या कहे सहायता मान लिया है। अगले कह रहा है, कारखानों में भाप बिजली चलाने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी पूंजीवादी व्यवस्था में है। कारखानों में जो भाप और बिजली से चलने वाली जो भी मशीन है वो क्या है, समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे कि बिजली का आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ है। जो बिजली का आविष्कार है उसके कौन से समाज में हुआ है, तो पूंजीवादी। किस समाज में, पूंजीवादी। क्योंकि बिजली के उत्पादन में क्या होते हैं, काफी सारे खर्च लगते हैं। उसके लिए डैम बनाना पड़ता है, उसके लिए क्या होता है, उसके बाद डैम में क्या होता है, मोटर लगाना पड़ता है, जो एक लगता है पंखे की तरह रहता है, उसी को क्या कहता है उसमें लगाया जाता है। ठीक है ना, ये जहाँ से पानी का ज्यादा निकास होता है वहीं पे इसका ज्यादातर क्या होता है, बिजली का निर्माण किया जाता है। तो वही कह रहे बिजली का आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था। जहाँ जहाँ पैसा ज्यादा था वहीं पे बिजली का आविष्कार हुआ था। ऐसे भी ज्यादातर हर चीज किसी से होता है तो पैसे से होता है। अगर आप क्या बड़े बड़े उद्योग को खोलना चाहेंगे या फिर किसी चीज को विकसित करना चाहेंगे तो उसके लिए पैसे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला कह रहा है, जिस तरह सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, उसी तरह साहित्य का स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों से बांधा बांधा नहीं रहता। कह रहा है, जिस तरह सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है, उसी तरह साहित्य का स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों से बांधा नहीं रहता है। यानी कह रहा है कि जैसे जैसे मतलब तरह सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, यानी वर्ग बाई वर्ग नहीं बटा रहता है, उसी तरह साहित्य भी जो होता है ये संपत्तिशाली व्यक्तियों के हितों में नहीं लिखता है। ऐसा नहीं है कि साहित्य जो है केवल संपत्तिशाली व्यक्तियों के बारे में ही जिक्र करेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो सभी को एक साथ लेकर चलता है। ठीक है, अपने आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में जीवन बिताता है। आर्थिक जीवन के अलावा मतलब आर्थिक जीवन यानी काम, जो भी काम उम करता है उसके अलावा मनुष्य भी क्या एक प्राणी के रूप में ही जीवन बिताता है। जैसे एक जीव जंतु क्या करते हैं, अपना जीवन को बिताने के लिए क्या करते हैं, अपने भोजन की तलाश में दिन भर भटकते रहते हैं। उसी तरह मनुष्य भी क्या है, आर्थिक जीवन जीने के साथ साथ भी क्या एक प्राणी के रूप में भी जीवन को व्यतीत करता है। क्योंकि काम करने के बाद आदमी थक जाता है, उसके लिए आराम चाहिए, सोना नींद ये सब क्या जरूरी है, खाना ये भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। तो वही कर आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य भी क्या एक प्राणी की तरह भी जीवन को व्यतीत करता है। अगला पॉइंट कह रहा है, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता अधिक प्रगतिशील कहलाती है। कह रहा है सामाजिक जो विकास होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन प्रगतिशील माना जाता है, सामाजिक विकास में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए प्रगतिशील होता है तो वो पूंजीवादी सभ्यता होता है। कौन होता है, पूंजीवादी
सभ्यता, क्योंकि पूंजीवादी थोड़ा इसलिए ज़्यादा विकसित होता है कि उनके पास पैसे रहते हैं, और जिनके पास पैसे रहते हैं उनके पास कई सारे दिमाग रहते हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ करे ताकि और भी ज़्यादा डेवलप करते रहे। और जिनके पास पैसे नहीं रहते वो तो थोड़ा मतलब कि वो तो पहले ये सोचेंगे ना कि पैसे की प्राप्ति कहाँ से हो। तो इसलिए कह रहा है सामाजिक विकास क्रम में समांतर सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता अधिक प्रगतिशील कहलाता है। अगला पॉइंट में देखेंगे, कह रहे हैं कि पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता होते हैं। पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता होते हैं, ठीक है ना। पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले कौन सभ्यता होता है, तो समाजवादी सभ्यता होते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा कॉपी में। अगला पॉइंट देखेंगे अब, अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि पुराने चरखे करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम उत्पादक बढ़ाई बहुत बढ़ गई है। कह रहा पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले जो थे उतना सारा औद्योगिकरण नहीं था, तो क्या करते थे लोग, चरखे से ही कपड़े की क्या करते बुनाई करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, काफी सारे मशीन आ गई, जिससे क्या श्रम उत्पादकता बढ़ गई है, यानी मजदूरों की संख्या क्या बढ़ गई है। सभी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। पहले क्या थी, मतलब कि पहले चरखे और करघे की सहायता से क्या करते थे लोग, क्या करते थे कपड़ा का बुनाई करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, मशीन आ गई, जिसके कारण क्या श्रम उत्पादकता बहुत क्या हो गई, बढ़ गई है। अगला पॉइंट नहीं कर, अमेरिका और रूस ने एटम बम बनाए, पर शेक्सपियर के नाटक दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ। कह रहा है कि अमेरिका और रूस ने एटम बम बनाया, मतलब कई बार बनाया, ऐसा नहीं कि एक ही बार बना कर छोड़ दिया। लेकिन जो शेक्सपियर जो थे क्या थे, बहुत बड़े क्या थे, ये भी क्या थे, ये मतलब समझिए एक राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। लेकिन नाटक के दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ। ये एक बार नाटक कर दिया इंग्लैंड में, तो इन्हीं के नाटक बार बार इनको देखे तो मान, एक ही नाटक अगर बार बार कोई दिखाएगा तो उसको देखने का मन करेगा, नहीं करेगा। लेकिन एटम बम जो क्या है, ये बार बार बनाने को अच्छा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास एटम बम रहेगा, आप दुश्मनों को क्या करेगा, उससे खुद को महफूज रख पाइएगा दुश्मनों से। आगे देख रहे हैं, मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है। मनुष्य जो है परिस्थितियों का नियामक नहीं है, यानी मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का अस्थाई नहीं है। ऐसा नहीं कि जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में हमेशा रहेगा। आज खराब है तो कल अच्छा होगा, यकीनन होगा, उम्मीद रखिए जरूर ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि आप पे हमेशा एक ही परिस्थिति बना रहेगा, ठीक है। आज गरीब है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा गरीब रहेगा। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो कल होकर आप ही अमीर बन जाइएगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति आपके लिए रुका रहेगा। तो परिस्थितियों भी मनुष्य की नियामक नहीं है, दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। तो अगर मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। जब मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियां मनुष्य के नियामक नहीं हो सकती, कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करती है। आगे कह रहा गुलामी अमेरिका में थी, गुलामी अमेरिका में थी और एथेंस में भी, किंतु एथेंस के सभ्यता ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। कह रहा गुलामी अमेरिका में भी थी और गुलामी एथेंस में भी थी, लेकिन अमेरिका ने पूरे यूरोप को प्रभावित नहीं किया जितना एथेंस ने प्रभावित किया। क्वेश्चन कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो था जो पूरे यूरोप को प्रभावित किया था, किसने किया था, तो एथेंस ने किया था। तो वही क्या कहेगा, तो वही क्या कहेगा कि अमेरिका भी थी कि गुलाम, और एथेंस भी थी, किंतु किसने प्रभावित किया यूरोप को, तो किसने प्रभावित किया, तो एथेंस ने प्रभावित किया यूरोप को। अलग दुनिया में महान कविता, दुनिया में क्या कर रहा है, दुनिया में महान कविता कह रहा है, दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र भारत और ईरान थे। रामविलास शर्मा का कहना था कि दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र है, एक भारत था और एक ईरान था। कितने केंद्र थे, दो केंद्र थे, जिसमें एक भारत था और एक ईरान था। यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियात्मक नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियात्मक नहीं है। ये पॉइंट तो बता ही दी है, यानी परिस्थितियां और मनुष्य एक दूसरे पर कभी भी निर्भर नहीं करते, हमेशा बदलते रहता है परिस्थितियां इन व्यक्तियों का। अगला कह रहा है, साहित्य के निर्माण से प्रतिभाशाली मनुष्यों का महत्व निर्णायक है, ऐसा नहीं कि जो मनुष्य करते हैं वो सही है। कह रहा है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों का महत्व निर्णायक है।
साहित्य जो भी साहित्य लिखते हैं उसके निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य का महत्व निर्णायक है। जो साहित्य लिखते हैं वो लिखने वाला व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी किसी नए लड़का को नए मतलब नए व्यक्ति लेकर लिखे और उसमें उनसे कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाएगी। साहित्य वही लिखते हैं जो अच्छे तरीके से हर चीज को जानते हैं समझते हैं, तभी उनको वही वो साहित्य को लिखेंगे तो वो अच्छे से लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आकर उठ कर शुद्ध कराया लिख के चला गया। तो उनके जो भी साहित्य लिखेगा वो प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि जो मनुष्य करते वो सही ही हो। ऐसा नहीं है कि जो भी मनुष्य करता है वो सही हो। इसलिए साहित्य को लिखने वाला क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होना चाहिए। अगला पढ़ने का, निर्दोष होना भी दोष है, ऐसी कला निर्जीव होती है, आजकल व्यक्ति पूजा की काफी निंदा की जाती है। कह रहा है निर्दोष होना भी एक दोष है, ऐसी कला निर्जीव होती है। अगर आप हमेशा निर्दोष साबित माने आप हमेशा ज्यादा आपको हमेशा शरीफ बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीफ हमेशा शरीफ बनेंगे तो आप समझ लिए क्या है, आप एक निर्जीव के समान। इसलिए देखिए, जब तक हरकत नहीं कीजिएगा तब तक आपके अंदर बरकत नहीं होगा, यानी प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए ज्यादा हमेशा शरीफ बनने की आवश्यकता नहीं है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफी निंदा की जाती है। आजकल क्या है, सबसे ज्यादा किसकी निंदा की जाती है, व्यक्ति पूजा की निंदा की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे इससे रिलेटेड। जो लोग व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे व्यक्ति पूजा की प्रचार करते हैं। जो लोग व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे क्या करते हैं, व्यक्ति पूजा की प्रचार भी करते हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा का कहना था। आगे पॉइंट देखेंगे। आगे पॉइंट आपका कह रहा है कि अंग्रेज कवि कौन थे, टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक अच्छी कविता लिखी थी। अंग्रेज कवि कौन थे, टेनिसन जो थे, उन्होंने क्या किया था, लैटिन कवि जो वर्जिल थे उन पर एक अच्छी कविता लिखी थी। टेनिसन ने किस पर कविता लिखी थी, वर्जिल पर लिखी हुई थी। अगला देखेंगे, टेनिसन का कहना था कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनियां तरंगे सुनाई देती है। उस कविता में टेनिसन का कहना था कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है, यानी वहाँ का जो भी था रोमन साम्राज्य का जो भी युग था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि आज भी सुनाई देती है। ये ध्वनि और तरंगे आज भी हृदय को आनंद विहल कर देती है। टेनिसन का क्या कहना था, ये जो ध्वनियां हैं आज भी क्या करते, हृदय को आनंद विहल कर देती है। अगला पढ़ने का, यूरोप के संस्कृति विकास से में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। कह रहा है यूरोप के जो संस्कृति विकास से में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की वह अन्य किसी जाति की नहीं है। यानी जो यूरोप की पुरानी जो संस्कृतियां थी, प्राचीन जो संस्कृतियां थी, वो आज के किसी जाति के अंदर नहीं है। अगला देखा, प्राचीन यूनान के अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। 19वीं सदी में शेली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानी को पहचानने में बड़ा परिश्रम किया। 19वीं सदी में शेली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को पहचानने में बड़ा परिश्रम किया। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। हिटलर किस पर आक्रमण किया था, सोवियत संघ यानी रूस पर क्या हुआ था, आक्रमण किया हुआ था। सोवियत संघ बहुजातीय राष्ट्रीय का पुनर्जन्म हुआ। यह 1917 से पहले नहीं था। जब हिटलर ने सोवियत पर आक्रमण किया था तो क्या हुआ था उस समय उसके बाद क्या हुआ, वहां पे सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ। 1917 से पहले ऐसा कुछ वहां देखने को नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया था, तो हिटलर ने किया हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, जार शाही रूस के टोल्स्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार है। जो जार शाही जो थे रूस के, वो क्या कर रहे थे, टोल्स्टॉय, क्या टोल्स्टॉय, यहाँ गलती हो गया, क्या होना चाहिए, टोल्स्टॉय, ठीक है ना। टोल्स्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार है। जो टोल्स्टॉय थे वो क्या थे, वो यूरोप में जो क्या लोकप्रिय साहित्यकार थे।
1917 के रूसी और गैर रूसी जातियों की आपसी आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करा। 1917 के रूसी और गैर रूसी जातियों के संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 1917 के रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला हुआ था। संसार का कोई भी बहुजातीय राष्ट्र भारत के बहुराष्ट्रीय जात का मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। संसार का चाहे कितना भी बहुजातीय क्यों न बन जाए, लेकिन भारत के बहुजातीय राष्ट्र का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत अपने आप में क्या है, महान है। भारत में बहुजातीय राष्ट्र के सफल होने का श्रेय व्यास और वाल्मीकि को जाती है। भारत में जो बहुजातीय राष्ट्र जो है, सफल होने का सबसे श्रेय, मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है? व्यास जी को दिया जाता है और वाल्मीकि जी दिया जाता है। व्यास द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? महाभारत है, और वाल्मीकि द्वारा लिखे गए है रामायण। ठीक है, अगला देखेंगे, कह रहा भारत देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य के आंतरिक एकता टूट जाएगी। बिल्कुल सही बात कर रहे। भारत देश की संस्कृति से अगर रामायण को और महाभारत को अलग कर दे तो क्या हो जाएगा? भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसी की वजह से तो क्या कर लोगों में आपसे उसमें बहुत सारी बातें बताई कि हमेशा लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा हर लोगों की अपनी अपनी धर्म होती है, वो अपने धर्म को अच्छे से जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के साथ हम जबरदस्ती करें। ठीक है, तो उसकी क्या कहेंगे, रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो क्या हो जाएगा? साहित्य की आंतरिक एकता क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अगला पढ़ने का सुब्रमण्यम भारती की कविता मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे। इनमें रामविलास शर्मा जी का कहना था कि सुब्रमण्यम भारती की जो भी कविता है वो कहाँ के लोग पढ़ेंगे? उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे। कहाँ के लोग पढ़ेंगे? मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे। और रविंद्रनाथ की जो भी रचना है वो कहाँ के लोग पढ़ेंगे? तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। तो कहेगा सुब्रमण्यम भारती के लोग कहाँ के लोग कविताएं कहाँ के लोग पढ़ेंगे? उत्तर भारत के। और रविन्द्रनाथ की जो भी रचना है वो कहाँ के लोग पढ़ेंगे? तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट थे उसको हम इस वीडियो में आपको बता दिए। आप क्या कीजिए, वीडियो को पूछ के और जितने भी पॉइंट अच्छे से नोट कर लिए और एक एक को अच्छे गहराई से पढ़िए, ताकि आपको एक एक शब्द क्या करे समझ में अच्छे से आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है।